हेलो किसान साथियों, फर्टिस इंडिया की तरफ से मैं आप सभी किसान साथियों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम फूलचंद वर्मा है और मैं डिविजनल डेवलपमेंट हेड के रूप में फर्टिस इंडिया में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। किसान साथियों, आज के वीडियो में हम खीरे की जो खेती करते हैं, संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के साथ साथ जो हम बाहर खेती करते हैं खीरे की, उसको हमको कैसे करना चाहिए, कैसे हम हमारी खेती को और अच्छा कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का ये हमारा सेशन रहेगा। लगभग 30 मिनट का हमारा ये प्रेजेंटेशन रहेगा। उसके बाद में आप सभी किसानों के जितने भी सवाल होंगे उसके हम एक एक करके आपको आंसर देंगे। तो आइए जुड़ते हैं मेरे साथ और जानते हैं खीरे की आधुनिक खेती के बारे में। सबसे पहले मैं हमारा फर्टिस कंपनी का परिचय देना चाहूँगा। फर्टिस कंपनी जो है हमारी बड़ी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका हमारा जो फोकस है पूरा वो रिसर्च, डेवलपमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ नोवल क्रॉप न्यूट्रिएंट्स, एंडोफाइट्स, प्रोटेक्टेंट्स और सप्लीमेंट्स के ऊपर है। क्रॉप सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे ऑफर करते हैं। सभी तरह की जो फसलें हैं उनके अंदर हम हमारे जो फर्टिस के न्यूट्रिएंट के क्रॉप सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली हाई यील्डिंग क्रॉप्स के लिए। और कंपनी, मैं कहूँगा कि बहुत सारे हमारे पास में पेटेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे से प्रोडक्ट्स हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब में से काफ़ी सारे किसान भाई इन प्रोडक्ट्स को यूज़ भी कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम खीरे की बात करें, खीरे की खेती के लिए अगर मैं मौसम की बात करूं, क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, तो सबसे अच्छा जो खीरे के लिए अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 15 से 35 डिग्री जो तापमान है वो सबसे अच्छा होता है। और अगर मैं रात के तापमान की बात करूं तो लगभग 19-20 डिग्री का जो तापमान है वो सबसे अच्छा होता है। इसके बाद में अगर हमको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो 24 से लेके 27 डिग्री, यानी अगर डे नाइट का हम एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो 24 से 27 डिग्री का जो तापमान है वो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हाई टेम्परेचर रहता है तो ये फ्रूट सेटिंग और उसकी जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि हम जब सोविंग करें तो उस समय पे जब हमारे क्रॉप के अंदर जैसे खीरा अगर हम लगाने जा रहे हैं तो खीरे में ये ऊपर वाले जो कंडीशंस है जब अवेलेबल होगी उसी हिसाब से हमको बैक कैलकुलेशन करके खीरा लगाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल कि हमारा 15 से लेके 35 डिग्री के बीच में टेम्परेचर या जो फेवरेबल टेम्परेचर है जब हमारी फ्लावरिंग होने वाली है, जैसे हम खीरा लगाते हैं तो लगभग उसमें 20 से 25 दिन बाद फ्लावरिंग होती है, तो 20 दिन के बाद में हमारा मौसम कैसा होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए हमको जो है वो सोविंग करनी चाहिए। इसी तरह से नाइट टेम्परेचर जो रेंज है वो अगर 15 से 18 डिग्री होती है तो इसके अंदर हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और जल्दी से फ्रूट सेटिंग होती है। कभी कभी बहुत सारे किसान मेरे को शिकायत करते रहते हैं कि साहब हमारे फ्रूट सेटिंग लेट हो रही है, फ्रूट लेट नहीं हो रहा है। तो शायद उनको इसका उत्तर अब यहाँ पे मिल जाएगा कि रात का तापमान अगर हमारा ज़्यादा रहता है तो उसके कारण से हमारा जो फ्रूट सेटिंग या फर्स्ट हार्वेस्ट जो होती है वो लेट हो सकती है। तो ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं मिट्टी की बात करूं, कैसी मिट्टी चाहिए, तो खीरा एक ऐसी फसल है जो हाई सोयल और ईसी और पीएच के प्रति बहुत ज़्यादा सहनशील है। सहनशील का मतलब ये हाई पीएच और हाई ईसी को सहन नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो हमारा पीएच रेंज है वो 6 से लेके 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, हल्का अम्लीय जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। और लगभग हर तरह की मिट्टी में खीरा हम उगा सकते हैं, जिसके अंदर हमारी मिट्टी में गुड एरिएशन होना चाहिए, अच्छा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए और ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए। ड्रेनेज फैसिलिटी का मतलब कि अगर जैसे बहुत ज़्यादा बरसात आती है तो हमारे उसके अंदर से पानी निकालने की सुविधा होनी चाहिए। और ग्रीन हाउस के कुकुम्बर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 5.5 से लेके 7.5 का जो पीएच है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेस्ट वही है कि 6 से लेके 6.5 का जो पीएच है वो अच्छा माना जाता है। अब हम पानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी पीछे कहा कि जो खीरा है इसको बहुत अच्छा मिट्टी चाहिए, वैसे इसको अच्छा पानी भी चाहिए। लगभग आधा इसी का जो है
वो पानी होना चाहिए। अगर मैं इसको टीडीएस में बात करूं तो लगभग 400 टीडीएस मैक्सिमम रेंज है। 400 टीडीएस से नीचे का अगर हमारा पानी है तो हम खीरे की खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब अगर कुकुम्बर वैरायटीज़ की हम बात करते हैं तो बहुत सारी वैरायटीज़ है। ओपन फील्ड के लिए मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल है। अगर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पोली हाउस नेट हाउस में बात करूं तो जैसे किंग स्टार, कैप्टन स्टार, फाल्कन स्टार, मल्टी स्टार, एमी स्टार, इस तरह की जो वैरायटीज़ है ये रिजक्वान जो कंपनी है उसकी आ रही है। इसके अलावा इंजा जार्डेन कंपनी की कैटरीना है, फाड़िया है, नागिन है, ये भी अच्छी वैरायटीज़ है। इसी तरह से यूक्सेल कंपनी की एक बहुत पॉपुलर वैरायटीज़ है गुरखा F1, या जिसको 5232 हम कहते हैं, ये भी चल रही है। इसके अलावा मूनशाइन एंड सनशाइन एग्रीटो सीड्स की चल रही है। इसके अलावा एक सीमेंस कंपनी है, उसकी भी जैसे राजस्थान या नॉर्थ इंडिया के अंदर टॉप ग्लोरी और सुपर ग्लोरी के नाम से वैरायटीज आ रही है, ये बहुत अच्छे से चल रही है, तो इनको हम लगा सकते हैं। अब हम खेत तैयारी की बात करते हैं। तो खेत को हमको अच्छे से तैयार करना है। इसमें हमारी सब सोइलिंग हो गई, उसके बाद में हमको प्लोइंग करके पाटा लगाना है। अगर हमारे सूखा खेत तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर हम पहले एक फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हैं, उसके बाद में हम डिस्किंग भी कर सकते हैं। फिर हमको अगर FIM डालना है तो हम इसमें FIM डाल सकते हैं। FIM डालने के बाद में फिर हमको प्लोइंग करनी है, और उसके बाद में फिर हम, क्योंकि खीरे के अंदर ये जो मिट्टी जनित, मृदा जनित जो रोग होते हैं, बीमारियां होते हैं, निमेटोड होते हैं, काफ़ी परेशान करते हैं, तो हम सोयल का स्टरलाइजेशन या सोलराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमको गोबर की खाद वगैरह डालने के बाद में करना है, स्टरलाइजेशन और सोलराइजेशन। उसके बाद में हमको बेड बनाने हैं। सोयल स्टरलाइजेशन और सोयल सोलराइजेशन, जैसा मैंने दो शब्द बोला, तो सोयल सोलराइजेशन जो है वो हम जैसे सूरज की गर्मी से करते हैं, तो ये हमारे लिए जो विंडो है सिर्फ अप्रैल से लेके मई जून तक ही अवेलेबल होती है। लेकिन क्योंकि अब जैसे अगर मैं इस समय की बात करूं, इस समय हम खीरा लगाना चाह रहे हैं, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, धूप इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, तो इस समय पे हम सोयल स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में 4-5 ऑप्शन है जिनको हम काम में ले सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड नैनो सिल्वर है, इसको हमको अगर पूरे खेत का हमको स्टरलाइजेशन करना है तो 125 लीटर से लेके 140 लीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। या फॉर्मलिन या फॉर्मल्डिहाइड जो आता है, जो फॉर्मलिन होती है 35%, उसको 300 लीटर 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेटम सोडियम है, जिसको हम 100 लीटर तक यूज कर सकते हैं। सोडियम टेट्राथायोकार्बोनेट भी मार्केट में अवेलेबल है, इसको हम 150 लीटर तक यूज कर सकते हैं 1 एकड़ में। डोजामेट और मिथाइल ब्रोमाइड ये भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड हैं और इनका रेजिडुअल इफेक्ट हमारी मिट्टी में रहता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा जरूर है, लेकिन जहाँ तक संभव हो ये लास्ट वाले जो 2 ऑप्शन हैं इनको आप यूज़ नहीं करें। इसके अलावा अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ करने के तुरंत बाद हम उसी दिन या नेक्स्ट डे हम बीज लगा सकते हैं या नर्सरी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड, मेटम सोडियम या सोडियम टेट्राथायोकार्बोनेट यूज़ कर रहे हैं तो इसको लिए हमको 8 से 10 दिन बेड को या पूरी मिट्टी को, जैसा यहाँ फोटो में दिखाया गया है, हमको कवर करके रखना ज़रूरी है। तो तभी हम इसके बाद में 8 से 10 दिन बाद इस कवर को हटा के फिर हम इसमें जो है सोविंग या ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। खेत की तैयारी के अंदर हमको FIM जो है वो डालनी है। हमारे को लगभग 75 से 80 सेंटीमीटर पे बेड बनाने हैं। बेड बनाने से पहले हमको जो है गोबर की खाद डालनी है। अगर हम सोयल स्टरलाइजेशन या सोलराइजेशन कर रहे हैं तो उससे पहले हमको ये गोबर की खाद और जितने भी बेसल डोज है वो हमको डालनी चाहिए। और गोबर की खाद कितना डालना चाहिए ये हमारी मिट्टी और पानी की जांच पे डिपेंड करता है। फिर भी मैं कहूँगा कि लगभग 30 से 40 टन अगर एवरेज हमारा सोयल ऑर्गेनिक मैटर है तो लगभग 30 से 40 टन हमको 1 एकड़ या 4000 वर्ग मीटर के अंदर हमको गोबर की खाद काम में लेनी चाहिए। अगर मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करूं, जहां पे हम पॉली हाउस या नेट हाउस में खेती कर रहे हैं, तो बीज लगाने से या पौध लगाने से पहले हमको
खेत के चारों तरफ जो है अच्छे से साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास ऐसे इवन फ़ोन कॉल्स व्हाट्सएप में फ़ोटो आ रही है कि 2 पत्ती के पौधे पे उस पर बहुत सारी वाइट फ्लाई लग जाती है, कभी कभी उसमें माइट आ रही है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास जो पोली हाउस या नेट हाउस है उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं या खरपतवार है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं छुपे हुए रहते हैं, और वो हमारे जैसे ही हमारी फसल उगती है उसके ऊपर हम वो अटैक कर देते हैं। तो साफ सफाई हमको 8 से 10 दिन पहले करनी है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं सोविंग करते हैं और उसके तुरंत बाद फिर वो क्या है वो घास को वो उसके ऊपर या तो दवाई डालते हैं या फिर उसको खुरपी से या फावड़े से हटा देते हैं। और उससे क्या होता है 2-3 दिन में जैसे ही वो घास उगता है उस घास या खरपतवार के ऊपर जितने भी कीड़े थे बीमारियां थी वो सारी 3 दिन में हमारा बीज उगता है वो पूरी बीज के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो इसलिए आप अगर कोई वीडीसाइड का प्रयोग करें तो उस वीडीसाइड के साथ में आपको इंसेक्टिसाइड ज़रूर मिलाएं। सिंपल इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं जैसे प्रोफेनोफोस है या क्लोरपायरिफोस है, इस तरह का कोई भी उसमें इंसेक्टिसाइड मिला के स्प्रे करें, ताकि खरपतवार के साथ साथ उसके ऊपर जो कीट है वो भी नष्ट हो जाए। अगर खरपतवार नष्ट होगा तो वो कीट जब भूख मरेगा तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, और शिफ्ट कहाँ पे होगा उसको हमारी फसल दिखाई देगी। तो ये कृपया सभी किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। इवन हम अगर ओपन फील्ड में भी खीरा लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी जो है साफ सफाई रखना हमको बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं बेसल डोज की बात करूं तो बेसल डोज के अंदर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारी मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच के हिसाब से हम जो प्रोडक्ट हैं वो हमको यूज़ करने हैं। जनरली हमारे पास में डीएपी, अगर डीएपी अवेलेबल नहीं है तो हम ये 12-32-16 या 12-32-16 आता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डीएपी अगर हम अकेला यूज़ करें तो अराउंड 50 केजी यूज़ करनी पड़ेगी, और अगर हम एसएसपी के साथ काम में ले रहे हैं तो 50 केजी हमको एसएसपी डालना है, 35 केजी हमको डीएपी डालना है। इसी तरह से पोटास की भी दिनों दिन हमारे इंडियन सॉइल्स में कमी हो रही है, तो लगभग मिट्टी की जांच के अनुसार हम 25 किलो से लेके 50 किलो तक हम एमओपी या पोटास जो है इसको हम डाल सकते हैं। सल्फर की कमी को देखते हुए लगभग हमको 5 से 10 किलो हम सल्फर डाल सकते हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पे फर्टिस इंडिया ने जैसा मैंने नीचे भी लिखा है कि हर आपकी वैल्यूएबल क्रॉप के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फर्टिस इंडिया के मार्केट में अवेलेबल हैं। बेसल डोज के लिए हमारे पास में 2 प्रोडक्ट हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक ट्रैक्श्योर है जिसको हम 9 से 12 किलो प्रति एकड़ तक काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक्टिन ग्रेन्यूल है जिसको हम 20 से 25 किलो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमको मैग्नीशियम डालना है 20 से 25 किलो, एंड जिंक जो 33% आता है वो 5 किलो। अभी ट्रैक्श्योर एंड एक्टिन क्या है इसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो ट्रैक्श्योर है इसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन जो हमारे न्यूट्रिएंट है उसको बढ़ाता है, और सभी तरह के इसमें जो एसेंशियल सेकेंडरी न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रैक्श्योर के अंदर अवेलेबल हैं। ये डबल नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड न्यूट्रिएंट इन ए यूनिक फॉर्मुलेशन इसके अंदर सम्मिलित हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन ये क्रॉप को देता है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कार्बन भी है अराउंड 10 to 15%, और इसका जो हमारी क्रॉप पे रिजल्ट होता है कि ये हमारी सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली आपकी जो पैदावार है वो बढ़ती है। तो ट्रैक्श्योर हमारे पास में 2 में अवेलेबल है, 2 रूपों में, जिसमें एक को हम जो ट्रैक्श्योर है इसको हम सोइल में एज ए बेसल डोज जो अभी मैंने बताया, और यहाँ पे जो आप नीले रंग का देख रहे हैं ट्रैक्श्योर प्लस जो है इसको हम बाद में फोलियर स्प्रे में भी काम में ले सकते हैं। इसको खीरा ही नहीं आप हर फसल में इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे इसकी डोज भी सारी लिखी हुई है कि आप दूसरी क्रॉप में भी अगर इसको काम में लेना चाहें तो इसकी डोज क्या रहेगी। इसी तरह से एक्टिन जो है मैं कहूँगा कि ये माइक्रोबियल जो है जो माइक्रोब ऐसे जैसे हमारी मिट्टी में दुश्मन भी रहते हैं और दोस्त भी रहते हैं,
तो ये जो एक्टिन है, ये जो हमारे दोस्त जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, उनका एक कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, जो हमारी रूट जोन के लाल रीफ सरफेस के अंदर जो स्ट्रेस कंडीशन होती है और उसको दूर करता है, और हमारी जो क्रॉप है उसकी यील्ड को इन्हांस करता है। इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे एंडोफाइट्स हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। ये हमारी मिट्टी की हेल्थ को अच्छा करता है, प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करता है, जो पौधे के न्यूट्रिएंट जो पौधा अपटेक करता है, जो मिट्टी से जब पौधों जो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है उसको बढ़ाता है। और पौधे के अंदर एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक मतलब जैसे बहुत ज़्यादा सूखा है या सेलेनिटी है, ईसी पीएच का प्रॉब्लम है, उसको ये दूर करता है। इसके साथ में बायोटिक स्ट्रेस, जो बीमारी या कीड़ों के कारण पौधे में तनाव आता है, उसको भी ये दूर करता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर इंटोफाइट्स हैं और सॉइल माइक्रोब्स है। मैं कहूँगा कि लगभग 18 तरह के इसके अंदर एंटोफाइट्स और सॉइल माइक्रोब्स है, जिसके अंदर आप जो जिसको माइकोराइजा आप कहते हैं, एक तरह से बहुत एक फेमस वर्ड है कि माइकोराइजा हमने डाला या नहीं डाला। तो इसके अंदर दोनों तरह के माइकोराइजा भी अवेलेबल हैं, जिनको हम एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं, वो दोनों तरह के इसमें अवेलेबल हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको हम 3 से लेके 6 किलो तक प्रति एकड़ जो है मिट्टी में काम में ले सकते हैं, और इसको भी हम खीरे के साथ साथ हर फसल में काम में ले सकते हैं। तो जो इसमें ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन है उसको हम खेत की तैयारी के समय पे काम में लेंगे, और जो इसका एक WP फॉर्मुलेशन आता है वेटेबल पाउडर, उसको हम थ्रो ड्रिप भी दे सकते हैं या हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। अब हमको बेड कैसे बनाने हैं, अगर मैं पॉली हाउस में बेड की बात करूं, तो बेड बनाने के लिए जनरली जो हमारा अगर मैं पॉली हाउस की बात करता हूं तो 8 मीटर पे हमारे पोल से पोल रहते हैं और एक 4 मीटर पे रहते हैं। तो 8 मीटर के अंदर हमारा जो है लगभग हमको 5 बेड बनाने होते हैं, जिसमें आप 500 बीच में भी बना सकते हैं या आधा आधा आप पोल के पास बना के और 4 बीच में भी बना सकते हैं। जो हमारा बेड का सेंटर है, जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, जो बेड का सेंटर है उससे दूसरे बेड के सेंटर से जो हमारी दूरी है ये लगभग 5.5 फीट या 160 सेंटीमीटर के आसपास रहनी चाहिए, ताकि हमको चलने के लिए अच्छे से बीच में रास्ता मिले। जो हमारा रास्ता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर रहेगा। इसी तरह से जो हमारी बेड का टॉप है वो लगभग 70 से लेके 75 सेंटीमीटर के बीच में रहना चाहिए। तो ये बेड बनाने का सही तरीका है। इसी तरह से बेड की हाइट, अब हम अगर ऑल इंडिया में देखेंगे तो हमारे पास में लगभग 3 तरह की मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी होती है, वहाँ पे हम बेड का हाइट कम भी रख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे दोमट या चिकनी मिट्टी है वहाँ पे बेड की हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा होगा, उतना ही एरिएशन जो है सॉइल में अच्छा होगा। अब बीज सोइंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले सीड का, बीज का चुनाव हमको वैरायटी का करना है, जैसा हमने पीछे देखा। इसके बाद में हमको 1 एकड़ में कितना बीज लगाना चाहिए, बीज उपचार कैसे करना है, पानी कैसे देना है और फर्स्ट पानी कब देना है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। बीज लगाने से पहले आपको जो ड्रिप लाइन है वो अच्छे से सेट करनी है। जो पानी की सिंचाई की जो ड्रिप है उसको अच्छे से बेड के ऊपर सेट कर देना है, और उसके बाद में हम उस ड्रिप को चेक करना है। और उसके साथ में मिट्टी के अंदर जो कीड़े हैं, कई बार हम बीज लगाते ही वो कीड़े जो हैं वो हमारे बीज को खा जाते हैं, तो उसके लिए हम क्लोरपाइरिपोस प्लस साइपरमेथ्रिन जो बाज़ार में अवेलेबल है उसको 750 ml से लेके 1 लीटर तक हमको उसको जो है पूरे में स्प्रे करना है, ताकि कोई भी कीड़ा है मिट्टी के अंदर, जो कीड़ा है या कहीं होकी एरिया में छुपा हुआ है तो वो नष्ट हो जाए। इसी तरह से बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी इल्ली, जैसा आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हैं, बहुत सारी जो इल्ली है वो खा जाती है, इसको बीज को खा जाती है। तो इसलिए हमको जो है सीड ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में जो 3-4 ऑप्शन है वो अवेलेबल है। वो क्या है कि हम बीज को डायरेक्ट भी
उपचारित कर सकते हैं दवाई से, या फिर सबसे बेस्ट है कि हम आधा लीटर या 1 लीटर पानी लें और उस पानी के अंदर हमको ट्रायल ब्लेज जो हमने एक यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली जैसे 1000 सीड का पैकेट एक पैकेट आता है तो उसके अंदर 1 ml इसकी डोज रहेगी। इसके बाद में इमिडाक्लोरपिड जो है इसको हमको 2 से 4 ml यूज़ करना है। फिप्रोनिल जो आता है 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में, इसको 5 से 6 ml करना है। और कोई भी सिस्टेमिक फंजीसाइड हम ले सकते हैं, जैसे मेटालेक्सिल है या कार्बेंडाजिम है, इस तरह का हम एक फंजीसाइड लेके 5 से 10 ग्राम उसको डाल के और उसके अंदर हमको 30 से 40 मिनट बीजों को भिगो के रखना है और फिर हमको लगाना है। अभी ये ट्रायल ब्लेज जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है हमारा फर्टिस इंडिया का, ये बहुत ही अच्छा एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसको हम अगर इससे हम बीज उपचारित करते हैं तो हमको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये जो बीज का जो जर्मिनेशन परसेंटेज है उसको बढ़ाता है, उसकी जो बीज की जो वेलोसिटी है जर्मिनेशन की उसको इम्प्रूव करता है। जो पौधे जब हमारा बीज उगता है तो जो उसका तना है और जड़ें हैं उसकी लेंथ को बढ़ाता है और सीड का जो विगर है एक तरह से उसकी इंडेक्स को बढ़ाता है। और अल्टीमेटली आपका जो बीज है वो बहुत अच्छे से जब उगता है उसकी 2 पत्तियों का जो साइज है वो अच्छा होता है। तो अल्टीमेटली इसका कहीं ना कहीं हमारी पैदावार को बढ़ाने में भी असर पड़ता है। अगर हम मल्चिंग लगा रहे हैं तो खास करके अभी तो हालांकि सर्दी है, आप होल का साइज 2 से 3 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में अगर हम मल्च लगा रहे हैं तो जनरली सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया एंड आल्सो इन साउथ इंडिया बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसके कारण मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है। तो मिट्टी गर्म होने से कभी कभी हमारा जो पौधा है वो अच्छे से चल नहीं पाता। तो इसलिए आपको जो मल्च का जो होल है वो 3 से 4 इंच का रखना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो बेड के अंदर एरिएशन अच्छे से होता रहे। कभी कभी 1.5 या 2 इंच का होल होता है तो उसमें इतना हीट बनता है कि पौधा कभी कभी कुछ बीमारी की बजाय उस जो हीट से ख़त्म हो जाता है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसको जो हमारा होल है वो लगभग बड़ा होना चाहिए, खास करके गर्मी के मौसम में 3 से 4 इंच का होना चाहिए, ताकि उसमें से गर्म हवाएं बाहर निकल जाए। अगर हम बीज की सोविंग कर रहे हैं तो ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ध्यान रखें कि बीज कई बार हम उल्टा लगा देते हैं या सीड की जो डेप्थ है वो हम कम रख देते हैं। तो इस तरह की जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं आपको प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम से हमको बचना है और हमको जो सीड है वो हॉरिजेंटल मोड में लगाना है। ड्रिप लाइन का प्लेसमेंट की हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ड्रिप लाइन इसके अंदर हम प्रेशर कंपनसेटेड पीसी या नॉन पीसी काम में ले सकते हैं, दोनों ही अच्छी है। अगर हमारा मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे ड्रिपर का डिस्चार्ज प्रति घंटा कितना होना चाहिए, तो ये 1 से 2 लीटर वाली जो ड्रिप होती है वो सबसे बेस्ट होती है। ड्रिपर की स्पेसिंग है ये 30 सेंटीमीटर, यानी एक ड्रिपर से दूसरा ड्रिपर की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर या 1 फीट होनी चाहिए। और एकदम पास में पौधे के या सीड के पास में ड्रिप नहीं होनी चाहिए, उससे 2-3 इंच हमको दूर रखना है, ताकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो इसका खीरे का तना होता है ये बड़ा ही कोमल होता है और बहुत ज़्यादा पानी के प्रति सहनशील होता है। अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तने के पास में उगते हुए पौधे के तो कभी कभी डंपिंग की समस्या आ जाती है। तो इसलिए इसको हमको 2-3 इंच दूर रखना है। इसी तरह से नर्सरी हम लगा रहे हैं तो नर्सरी लगभग हमारी खीरे की 15 से 20 दिन पुरानी होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी या लैंकी नर्सरी जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसमें मोर्टेलिटी के चांस बहुत ज़्यादा आते हैं, डंपिंग के चांस बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसा आप यहाँ पे फोटो में भी देख रहे हैं। तो इस तरह की नर्सरी से बचना चाहिए, ओवरेज नर्सरी या लैंकी नर्सरी से। इस तरह की नर्सरी आपको लगानी चाहिए जब उसमें तीसरी पत्ती निकल रही हो, जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं। जब तीसरी पत्ती पूरी निकल जाए या निकल रही हो, वो लगभग 15 दिन में 20 दिन में वो स्टेज आ जाती है नर्सरी की। तो इस तरह की नर्सरी सबसे बेस्ट होती है लगाने के लिए। अब फर्स्ट इरिगेशन जो है वो हमको ये भी डिपेंड करता है अगेन कि हम हमारी मिट्टी कैसी है। जैसे अगर मैं राजस्थान और कुछ हरियाणा के पार्ट्स की बात करूँगा जहाँ पे रेतीली मिट्टी है, तो वहाँ पे आप बीज लगाने के बाद 3 से 4 घंटे पानी दे सकते हैं।
ऐसे किसान भाई जिनकी दोमट या हैवी सोयल या चिकनी मिट्टी है, वहाँ पे जो हमको बीज है वो पहले पानी देना है लगभग 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद में बीज लगाना है, ताकि बीज के ऊपर जो मिट्टी हम लगाएंगे उसके ऊपर कोई भी हार्ड परत, जो मिट्टी की हार्ड लेयर ना बन जाए, इसलिए हमको बाद में लगाना है। और उसके ऊपर फिर हल्का सा हमको 10 से 15 मिनट पानी चलाना है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। यूनिफॉर्म जर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारी मिट्टी का तापमान लगभग 15 से 18 डिग्री रहता है तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर 15 से 18 डिग्री से नीचे तापमान जाता है तो बीज उगने में समस्याएं आती है। बीज जहाँ पे 2 से 3 दिन में उगना होता है वो 6 से 7 दिन ले लेता है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बीज उगने के बाद में उसमें डंपिंग आने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी जब हम बीज लगाने वाले हैं उस समय पे हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है ये हमको ज़रूर ध्यान में रखना है। बीज लगाने के बाद में जो हमको समस्याएं आती है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादातर हमको डंपिंग ऑफ जो डिजीज है इसकी समस्याएं आती है। ये फाइटोप्थोरा या पीथियम जो एक फंगस है उसके कारण ये बीमारी आती है। तो इसके लिए हमारे पास में शुरुआत के अंदर, क्योंकि हमारा पौधा बहुत कोमल होता है, स्पेशली खीरे का पौधा, तो ऐसी कोई भी हार्ड दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि दवाई के कारण जो पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि डोज कम कर देते हैं फंजीसाइड की। मेरा यहाँ पे सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कभी भी दवाई की डोज को नहीं बदलें, दवाई को बदलें। क्योंकि बीमारी आपकी वही है। अगर आपका 50 दिन के पौधे में भी वही डंपिंग या वही फंगस होती है, फाइटोप्थोरा या पीथियम, आपके 5 दिन के पौधे पे भी वही पीथियम और फाइटोप्थोरा होता है। तो उसकी कोई अलग से उम्र नहीं है कि आपके पौधे की उम्र है वो छोटा या बड़ा है। तो उसके लिए कभी भी डोज को नहीं बदलना है, आपको दवाई को बदलना है। कुछ सॉफ्ट दवाई जो हम पहले 20 दिन काम में ले सकते हैं, जैसे एलिएट है, बाहर का आता है। इसके अलावा हम एलिएट प्लस एजोक्सिस्ट्रोबिन जो आता है इसको हम काम में ले सकते हैं। या थियोफेनेट मिथाइल जो है इसको अकेला हम काम में ले सकते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ में काम में ले सकते हैं। या कैप्टान प्लस हेक्साकोनाजोल जो आता है जैसे टाटा रिलीज का, इसको हम काम में ले सकते हैं। तो ये थोड़े से सॉफ्ट फंजीसाइड है जिनको आप इस्तेमाल करें। हार्ड फंजीसाइड को 20 दिन से पहले इस्तेमाल नहीं करना है। एक हाई ECPH का प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा था खीरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपको सिम्टम दिख रहे हैं, पत्तियों के जो किनारे हैं वो पीले और ब्राउन से होके सिकुड़ जाते हैं या जल जाते हैं, और फिर जो पत्ती है वो पूरी अच्छे से खुल नहीं पाती है। तो इस तरह के लक्षण आपके अगर पौधे में कभी भी दिखाई दे तो हो सकता है वो हाई ECPH का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हमको ECPH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से फर्टिस इंडिया के पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है इम्पैक्ट। ये भी हमको ECPH की कुछ हद तक जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करने में हमारी बहुत मदद करता है। ये स्पेशली फास्फोरस पोटास का जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है मिट्टी के अंदर उसको नहीं होने देता है। और जो न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं उनको फिक्स होने से रोकता है। न्यूट्रिएंट यूज इफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी जो हम फर्टिलाइज़र दे रहे हैं वो पूरे के पूरे पौधे को मिलते हैं। इसके अलावा ये सोयल pH को भी करेक्ट करता है, खास करके जो हमारा जड़ क्षेत्र है, रूट जोन है पौधे का, वहाँ पे सॉइल सेलिनिटी जो साल्ट फॉर्मेशन होता है जो कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के कारण, उसको भी नए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को बढ़ने से ये रोकता है। और इसका जो रिजल्ट मिलता है कि जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होती है उसके अंदर सुधार होता है, और जो पौधा है वो न्यूट्रिएंट जो अपटेक है वो बहुत अच्छे से लेता है। तो बहुत सारे किसानों ने इसको आजमाया है, यूज़ किया है, और मैं कहूँगा कि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जो हैं वो किसानों को मिल रहे हैं। तो इसकी जो डोज है, अगर आप जो किसान भाई ड्रिप के अंदर खेती कर रहे हैं लगभग 1 लीटर पर एकड़ है, और जो खुले पानी या फ्लड इरिगेशन क्यारी विधि से जो पानी देते हैं वो 2 लीटर 1 एकड़ में इसको
काम में ले सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि आपके पानी में या मिट्टी में कितना पीएच या एसी है, तो इसकी हम डोज बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सनलाइट का कुकुम्बर और इवन मैं कहूँगा हर क्रॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर फ्लावरिंग जो है वो मिस हो जाती है और उसके कारण जो हमारा प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाता है। तो स्पेशली मैं कहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई जो ग्रीन नेट यूज़ करते हैं, ग्रीन नेट को यूज़ करने की बजाय जो शेड नेट के अंदर सबसे बेस्ट है वो वाइट नेट है, स्पेशली खीरे के लिए। तो आप वाइट नेट यूज़ करें, ग्रीन नेट को कम से कम यूज़ करें। साइडों के अंदर हम चारों तरफ कवर करने के लिए या गर्मी से बचाने के लिए हम ग्रीन नेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो स्लाइडिंग नेट है वो आप हमेशा वाइट काम में लें। जब हमारा पौधा बढ़वार में आता है, लगभग 15 से 20 दिन का हो जाता है, तो इसके लिए भी फर्टिस इंडिया के पास में बहुत अच्छे सॉल्यूशन है, जिसमें एक हमारे पास में एकड़ सीड प्रोडक्ट है और दूसरा हमारे पास में डोरमुलिन प्रोडक्ट है। इसकी डोज भी मैंने यहाँ पे लिखी है, 1.25 ml पर लीटर वाटर हम एकड़ सीड यूज में ले सकते हैं या 250 ml पर एकड़, और डोरमुलिन जो है वो 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर या 1 किलो प्रति एकड़ तक हम काम में ले सकते हैं। डोरमुलिन के अंदर जो है ये यूनिक न्यूट्रिएंट का फॉर्मुलेशन है जो पौधे को पैथोजन से भी बचाता है और साथ में पौधे की जो ग्रोथ है उसको भी इम्प्रूव करता है। स्पेशली इसके 3 फायदे हैं। अगर मैं किसान की या देसी भाषा में जो किसान यूज़ किए हैं उनका फीडबैक जो है अगर मैं कहूँ, सबसे बड़ा फायदा इसमें है कि ये जितने भी जैसे कोई भी बीमारी होती है उसके बीज होते हैं, उनको तकनीकी भाषा में स्पोर्स कहते हैं। वो स्पोर्स हमारे पत्ती के ऊपर चिपके रहते हैं और जैसे ही उनको अनुकूल मौसम मिलता है वो हमारी पत्ती के ऊपर अटैक करके पत्ती को बीमार कर देते हैं और उसके ऊपर स्पॉट आ जाते हैं। तो डोरमुलिन के प्रयोग से जितने भी पत्ती के ऊपर जो स्पोर्स या जिनको हम बीज कह सकते हैं, बीमारी फैलाने वाले अलग अलग तरह की बीमारियों के जो स्पोर्स हैं, उन सबको ये किल करके न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये प्लांट की जो स्ट्रेस है उसको दूर करता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें यूनिक न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन होने के कारण ये प्लांट की जो ग्रोथ है इसको भी प्रमोट करता है। इसी तरह से जो एकड़ सीड है ये हमारी जो सेल जिसको कोशिका कहते हैं पत्तियों की, जो पौधे की कोशिका होती है उसकी मोटाई को बढ़ाता है और उसके साथ साथ एक क्यूटिकल जो होती है या जो कोशिका भित्ति होती है उसकी मोटाई को बढ़ा के उसको भी मजबूत करता है। पौधे के अंदर जो स्ट्रेस, जो तनाव को दूर करने वाले जीन होते हैं उनको एक्टिवेट करता है ये, और पौधे को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जो सकिंग पेस्ट है, जो रस कीट, जो रस चूसने वाले कीट होते हैं वो उसके ऊपर कम अटैक कर पाते हैं। इसी तरह से बीमारियां अटैक कम कर पाती है। तो मैं कहूँगा कि ये डोरमुलिन और एकड़ सीड की बहुत ही धांसू जोड़ी है। आप इनको एक साथ दोनों को मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन बहुत सारे फार्मर्स का ऐसा भी फीडबैक है कि इन दोनों को इस्तेमाल करने से उनकी फसलों में जो वायरस जो आगे फैलता है, तो वायरस को रोकने में भी इन दोनों से उनको मदद मिली है। तो अगर मैं खीरे की बात करूं तो इसको कब इस्तेमाल करना है, जैसे ही हमारा लगभग 12 से 15 दिन का खीरा हो जाता है 4-5 पत्ती का, तब हम इसका एक स्प्रे करना है और एक नेक्स्ट स्प्रे फिर उसके 10 से 15 दिन बाद करना है। तो 2 स्प्रे हमको इनिशियली ये करने हैं। यहाँ पे डोरमुलिन जो आप देख रहे हैं, 2 कलर देख रहे हैं, तो ये डोरमुलिन है ग्रीन कलर में है, ये वेजिटेटिव स्टेज में है। और डोरमुलिन रेड जब हमारी जब फ्लावरिंग या फ्रूट हार्वेस्टिंग, फ्रूट सेटिंग की जब स्टेज आ जाती है तब हमको लाल वाला काम में लेना है। क्लिपिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से क्लिप हमको खास करके जो पोली हाउस नेट हाउस में खीरा लगाते हैं उसमें लगानी है। इसी तरह से स्पोर्ट स्टीयरिंग या ट्रेसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। नायलॉन का धागा या जूट का धागा इसमें हम काम में ले सकते हैं। इसी तरह से कटिंग प्रूनिंग भी बहुत ज़रूरी है। कटिंग प्रूनिंग जितनी भी साइड ब्रांचेज आती है उन सबको काटना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप साइड ब्रांचेज जितनी भी
आए उसको आप काटते रहें, और सिंगल ब्रांच जो है वो हमको इसके अंदर चालू में रखनी है, मेन ब्रांच जो है, बाकी साइड ब्रांचेस को सभी को हमको काटते रहना है। इरिगेशन डेप्थ, खास करके अगर आप खीरा देखेंगे तो खीरे की जितनी भी जड़ें होती है वो मैक्सिमम ऊपर के 2 से 3 इंच मिट्टी में ही होती है। जैसा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, पूरा आपको जड़ों का जाल ऊपर की मिट्टी में दिखाई देगा। तो आप ये सॉरी तो सभी किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि जो ऊपर की हमारी 2-3 इंच की मिट्टी है वहाँ पे अच्छे से नमी रहे, वो पूरे से गिली हो। जितना रूट जोन जहाँ तक हमारे पौधे का फैला हुआ है वहाँ तक नमी जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये खीरे के अंदर इस चीज़ का आपको इरिगेशन जब भी दें ये ध्यान में रखें। ज़रूरी नहीं है आपको एक साथ 1-1.5-2 घंटा पानी देना है। आप 15-15 मिनट करके दिन में 2-3 बार भी पानी दे सकते हो, आप 4 बार भी पानी दे सकते हो, आप 5 बार भी पानी दे सकते हो। लेकिन खीरा एक वाटर लविंग क्रॉप है, जितना अच्छे से इसको पानी मिलेगा, पूरे रूट जोन में पानी मिलेगा, खीरे की आपकी ग्रोथ, आपका जो फ्रूटिंग, और जितना अच्छा फ्रूट होगा उतना ही इसके अंदर पानी अच्छा होगा, उतना ही इसमें आपका फ्रूट का जो डेवलपमेंट है, फ्रूटिंग है, वो अच्छी होगी। अभी कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, पोटास की, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, इस तरह की डिफिशियंसी जैसा आप फोटो में देख रहे हैं इसके अंदर आती है। तो इसके लिए हमको बाद में हम फर्टिगेशन करते हैं। अगर मैं फर्टिगेशन की बात करूं तो फर्टिगेशन में जो खीरा है इसको लगभग 1 टन खीरा पैदा करने के लिए हमको लगभग आप माने कि 900 ग्राम के आसपास नाइट्रोजन लगता है, आधा किलो के आसपास उसको फास्फोरस लगता है, और लगभग 1.5 किलो से भी ज़्यादा उसको पोटास की जरूरत होती है। तो अगर हमको 60 टन खीरा लेना है तो उसके लिए लगभग हमको 54 kg नाइट्रोजन, अराउंड 33 kg फास्फोरस एंड अराउंड 100 kg पोटास की जरूरत लगेगी। तो ये प्योर फॉर्म में है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नागार्जुना एंड फर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कि जिन्होंने पूरे भारत में सबसे पहले एक शुरुआत की थी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स की, और आज भी पूरे इंडिया एज ए इंडियन कंपनी हम पूरे भारत में लीडर हैं, जो एक बहुत ही अच्छे और न्यू केमिस्ट्री के फर्टिलाइज़र, लो पीएच, लो साल्ट और लो ईसी के फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे पास में बहुत सारी ग्रेड है। स्पेशली अगर मैं खीरे के लिए कहूँ तो हमारे पास में यहाँ पे रूटिंग के लिए 1144-11 है, वेजिटेटिव के लिए 1919 जो फर्टिलाइज़र है वो हमारे पास में अवेलेबल है, फ्लोवरिंग के लिए 15-15-30 है, इसीलिए इसी तरह फ्रूटिंग के लिए हमारे पास में 9-19-19 है, और मेच्योरिटी के लिए हमारे पास में 16-8-32 जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ये सारे न्यू केमिस्ट्री, मैं कहूँगा कि न्यू जनरेशन फर्टिलाइज़र है, जो हमारी मिट्टी को एक तरह से संरक्षित कर रहे हैं, उसको ख़राब होने से बचाते हैं, बल्कि इनका जो न्यूट्रिएंट अपटेक है वो भी जो दूसरे जो फर्टिलाइज़र किसान भाई काम में लेते हैं उनसे इनका न्यूट्रिएंट अपटेक भी ज़्यादा है। इसी तरह से हमारे पास में जैसे मैंने कहा कि फर्टिस इंडिया जो है ये लीडिंग कंपनी है सबसे न्यू केमिस्ट्री के वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र बनाने में। हमारे पास में क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र भी अवेलेबल है, जिसमें अगर मैं मेनली बात करूँगा तो टमाटर, मिर्ची, केला, अंगूर, गन्ना, पोमोग्रेनेट, पोटैटो, इनके लिए अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग क्रॉप स्पेसिफिक एंड स्टेज स्पेसिफिक भी हमारे पास में न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। तो आप में से कोई किसान भाई अगर ये फसलें भी लगा रहा है तो ये फर्टिलाइज़र भी आप इसमें इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। फर्टिगेशन के ऊपर हम आई थिंक नेक्स्ट हमारी चर्चा रहेगी, उसके अंदर हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे।
जर्नल फर्टिगेशन के इंस्ट्रक्शन में ये रहेगा कि जैसे अभी मैंने आपको एकर सील्ड और डोरमुलिन का बताया, तो इनके आपको एकर सील्ड के 2 से 3 स्प्रे करने हैं लगभग 15, 30 और 45 दिन पे। इसी तरह से हमको डोरमुलिन वेजिटेटिव के 2 स्प्रे और डोरमुलिन जो रेड वाला था उसके 2 स्प्रे, यानी पूरी फसल के अंदर लगभग हमको 4 स्प्रे करने हैं। इसी तरह से हमारा इकोलेट पल्स, जो कि इंडिया का पहला एक तरह से ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसको हम हर 8 से 12 दिन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम प्रति एकड़ इसकी डोज है। फसल के अंदर जिस तरह के हमको डिफिशियंसी सिम्टम दिखाई देते हैं उसके अनुसार आप इसकी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं 8 से लेके 12 या 15 दिनों के अंदर। इसी तरह से चिलेटेड कैल्शियम का जो है वो हमको स्प्रे इसके अंदर करते रहना है, लगभग बोरोन के साथ में। ये भी लगभग 8 से 12 दिन पे हमारा रहेगा। इसी तरह से 2 से 3 स्प्रे जो हमारी हैं 15-15, 30 के हैं, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 7 दिन पे, जब हमारा पीक फ्रूटिंग। क्योंकि बहुत सारे किसानों के ये रहता है कि जब फ्रूट लोड पौधे पे बढ़ता है तो जो पुराने जो कैप्सूल है या जो नई फ्लावरिंग है वो मिस हो जाती है या पीली पड़ के ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्लांट रूट से इतना न्यूट्रिएंट लेने में सक्षम नहीं होता है। तो ऐसे समय पे बहुत सारे किसान भाइयों ने जो अपना जिटोल ग्रेड है 15-15-30 इसको यूज़ किया है, इस्तेमाल करके देखा है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो इसको हम 5 से लेके 7 ग्राम या 1 किलो प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के अंदर तक हम इसको काम में ले सकते हैं। गर्मी के महीनों में जब हाई क्रॉप अगर ग्रोथ होती है तो हमको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम करके उसकी जगह पे हम जीरो नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर हैं लाइक नागार्जुना 05234 जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कटिंग प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है, खास करके अगर नीचे के पत्ते जब पीले पड़ने लग जाए तो हम उनको कट कर सकते हैं 2 फीट से लेके 3 फीट तक। जब तक पत्ते पीले नहीं पड़े तब तक उनको कट नहीं करना है, ये सभी किसान भाई ध्यान रखें। क्योंकि जो पत्ते हैं वो पौधे की रसोई है, वहीं से पौधे में खाना बनता है, तो इसलिए हरे पत्ते जो हैं उनको कट नहीं करना है। जैसे ही पत्ते पुराने होने लग जाए, पीले होने लग जाए या उनमें कोई बीमारी आ जाए तो हम उनको कट कर सकते हैं। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और फर्टिस की क्रॉप गाइडलाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो कुकुम्बर की जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है लगभग आप 55 से लेके 70 टन तक जो यील्ड है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये जो है हमारा एक क्रॉप गाइडलाइन और क्रॉप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू किसान भाइयों, ये मैं कहूँगा कि एक हमारी शुरुआत है आज से आप सभी के लिए नई, और हम इसी तरह के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाइव सेशन के साथ आपसे भविष्य में भी आते रहेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी किसान भाई हमारा इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। अब किसी किसान भाई के कुछ अगर क्वेश्चंस है तो वो हम ले लेते हैं। काफ़ी किसान भाई लेट जुड़े हैं, कोई बात नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट प्रयास है फर्टिस इंडिया की तरफ से, और बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे अच्छे इंटरेक्टिव सेशंस आप सभी किसान भाइयों के लिए लेके आएंगे इसमें, जिसमें अभी आज हमने जैसे इसकी खेती के बारे में बात की है। नेक्स्ट सेशन हमारा फर्टिगेशन पे भी रहेगा, मिर्ची की खेती पे भी रहेगा, टमाटर की खेती पे भी रहेगा, मिट्टी की जांच कैसे करवाएं और मिट्टी को हम कैसे हमारी खेती के लिए सबसे उपयुक्त बना सकते हैं, इस तरह के सेशन भी हमारे रहेंगे। तो मेरा जो किसान भाई जुड़े हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं
तो आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। अच्छा, इसके बाद में भी आपके किसी भी किसान भाई के कोई भी सवाल हैं तो आप हमसे अपना नंबर शेयर करके कभी भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों ने हमारे इस लाइव सेशन को अप्रिशिएट किया है, तो मैं उन सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा मैंने कहा कि ये एक हमारी तरफ से आज ये एक शुरुआत है। आगे से आपको इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देंगे और बहुत सारे जो आपको डे टू डे खेती में, सब्जियों में जो इश्यूज आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम उनके समाधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि आपको अगर कुछ स्पेशल सेशंस चाहिए, कुछ स्पेशल क्रॉप के ऊपर, तो हम वो भी आगे भविष्य में करेंगे। तो उसके ऊपर भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। रविंद्र शर्मा जी का एक हमारे पास में कमेंट्स आया है। ये पूछ रहे हैं कि खीरा का पौधा 3 दिन का है, उस पे कॉन्फिडोर की स्प्रे कर सकते हैं क्या? मैं कहूँगा कि बिल्कुल कर सकते हैं। इसकी डोज जो है वो लगभग 1 ml प्रति लीटर पानी रहेगी और इसको आप नेक्स्ट ड्रेंचिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई फंजीसाइड की ड्रेंचिंग कर रहे हैं तो उस ड्रेंचिंग के साथ में भी आप कॉन्फिडोर को मिक्स करके और उसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। कॉन्फिडोर एक ये नियोनिकोटिनॉइड्स ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है, तो ये पत्ती के साथ साथ पौधा जड़ों से भी इसको अपटेक करता है। तो आप इसको ड्रेंचिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। और किसी भी किसान साथी का कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरमीत सिंह जी का एक क्वेश्चन आया, गुरमीत सिंह जी हांडा का, कि 12 से 13 दिन का पौधे में सुंडी यानी कैटरपिलर है, उसके लिए हमको क्या स्प्रे करना चाहिए? देखिए, काफ़ी सारे अल्टरनेट अवेलेबल हैं। सबसे बढ़िया तो है, मैं कहूँगा कि जो इमामेक्टिन बेंजोएट आता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। अगर उससे भी आपको लग रहा है कि कंट्रोल नहीं मिल रहा है तो CTPR जो आता है, क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, जिसको कोराजन के नाम से जो आ रहा है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम यादव जी का एक क्वेश्चन है कि लहसुन पॉली हाउस में कर सकते हैं क्या? मैं कहूँगा सर बिल्कुल कर सकते हैं। पॉली हाउस या नेट हाउस की एक ही लिमिटेशन होती है कि सेल्फ पोलिनेटेड फसल हम लगा सकते हैं, तो इसमें तो पोलिनेशन या फूल वाला लहसुन में कोई इश्यू नहीं है। तो बिल्कुल सर, आप लहसुन की खेती इसमें कर सकते हैं, आलू की खेती, जितनी भी जड़ वाली क्रॉप है, आलू, लहसुन, पालक, धनिया, गाजर, इस तरह की सभी क्रॉप हम इसमें कर सकते हैं। रुद्र प्रताप जी कह रहे हैं, यस सर, ये जो आज का सेशन है ये लाइव है, ये हमारे फर्टिस इंडिया का जो फेसबुक पेज है इस पे अवेलेबल रहेगा। कोराजन की जो डोज है वो 3 लीटर पानी में 1 ग्राम है, गुरमीत जी। थैंक यू विश्वेंद्र जी, विश्वेश दीप श्रीवास्तव जी, हमसे जुड़ने के लिए। तो मेरे हिसाब से आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और जैसा मैंने कहा कि आगे से आगे हम, ये आज हमारा एक पहला प्रयास था
और मैं समझता हूँ कि हम हमारे पहले प्रयास में काफ़ी सफल रहे हैं। आप कमेंट्स के अंदर अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि हमारा पहला सेशन ये आपको कैसा लगा। और ये एक शुरुआत है हमारे लिए, सभी किसानों के लिए, और हम इस तरह के सेशन आगे भी लेके आते रहेंगे। हो सकता है बहुत सारे किसानों को ये लिंक थोड़ा लेट मिला हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन आगे से हम वेल इन टाइम इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव करके आपको कैसे अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा हम जो है इंफॉर्मेशन और सूचनाएं लाभदायक आपको दे पाएँ। एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, रविंद्र शर्मा जी का है कि खीरे लगाने के स्पेस के बारे में जानकारी दें, सिंगल लाइन या डबल लाइन। तो मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ प्लांट्स आपके उतने ही होने चाहिए। बहुत सारे किसान अभी गुजरात में, एमपी में और राजस्थान में खास करके सिंगल लाइन पे लगा रहे हैं, वहाँ पे भी उनको डबल लाइन से बेटर रिजल्ट मिल रहा है। तो आप सिंगल लाइन भी मैं कहूँगा कि ट्राई करें। दूसरा, जैसे मैं कहता हूँ कि सबसे बड़े वैज्ञानिक जो हैं वो किसान होते हैं, तो आप इसके अंदर कुछ ब्लॉक में जो आपके सिंगल लाइन आप लगा के देखें, बाकी में आप डबल लगाएं। जैसे साइड के जो हैं हॉकी एरिया के या जो साइड के बेड हैं उनके अंदर आप डबल लाइन करें। बीच के अंदर जहाँ पे एरिएशन का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है वहाँ पे आप सिंगल लाइन लगाएं, और फिर आप खुद रिजल्ट शर्मा जी इसका निकाल के और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो आज के सभी किसान भाई जो हमारे साथ में जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ऐसे ही बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव लाइव सेशन हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आप सभी किसानों के बीच में हम आते रहेंगे। सभी किसानों का फर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।